गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रही होगी। अगर आवाज़ क्लियर है एक बार वाई टाइप कर दीजिए सारे। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। आईबीपीएस क्लर्क, अभी बहुत सारे बच्चे मुझे उन्होंने मैसेज किया है। शाम को मैं उनके मार्क्स जो है यूट्यूब पर शॉर्ट्स के माध्यम से पेश करूंगा। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन भी रहेगा कि अगर बात को ढंग से सुन लिया जाए, जो टीचर कह रहा है थोड़ा उस पर ट्रस्ट कर लिया जाए, तो रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आता है। मेरे पास अभी तक लगभग 40-42 बच्चों के आ चुके हैं जिनके 25 से ऊपर हैं, 26, 27, 28, 29 मार्क्स जो हैं। अभी हम शेयर करेंगे उसको शाम को। बाकी सबके लिए मोटिवेशन है, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, रिज़ल्ट जो है डेफिनेटली आता ही आता है। कट ऑफ जो है वो हाई गया है, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे बच्चे जो है आगे के पायदान में जो है जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जो बच्चे सीरियस नहीं हैं, देखिए इस बात को समझिएगा, बहुत समझना ज़रूरी है कि दो तरीके की फीलिंग्स होती हैं। एक फीलिंग होती है कि जब सब कुछ गुजर जाता है और फिर हम रियलाइज़ करते हैं अरे यार ये तो हार्ट ब्रेक हो गया। स्पेशली वो बच्चे जो कम नंबर से रह जाते हैं। और एक वो फीलिंग होती है जो हम एग्ज़ाम से पहले महसूस कर रहे होते हैं कि अरे यार अभी तो समय है, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। दोनों एक ही इंसान की फीलिंग्स हैं और दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। और अगर वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो इस बात को समझिएगा कि कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम से पहले का प्रोसेस है, अगर आप सफल नहीं हो पाए हैं फॉर सम रीज़न, तो जो एग्ज़ाम से पहले का प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। जितना जल्दी उसको स्वीकार कर लोगे उतना जल्दी राइट डायरेक्शन में आप जो है वो पहुंच जाओगे। क्लियर है? बिल्कुल एफसीआई का सिलेबस हो जाएगा पवन बेटा, एफसीआई का पेपर इजी आता है। चलिए सारे रेडी हो तो एक बार शुरू कर सकते हैं, क्लास स्टार्ट करें। तो आर जो है वो आप टाइप कर दीजिए। बिल्कुल, मॉक्स में मार्क नहीं बनने, गलत हो जाते हैं, टाइम सही लगता है, वो क्या करें। कंसिस्टेंसी बता के रखो बेटा, कंसिस्टेंसी। जो तुमसे गलत हो रहे हैं ना, उनको देखो तुम गलत उसको कर क्यों रहे हो। क्या तुम्हें उसका मीनिंग समझ में नहीं आया इसलिए तुमने गलत किया, या फिर वो कोई ग्रामर का सवाल था तो तुम्हारा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था इस वजह से तुमने गलत किया, या तुम्हें टाइम की कमी हो रही थी, तुम जल्दी जल्दी में कर रहे थे, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए इस वजह से गलत किया, या तुम प्रेशर फील कर रहे थे इस वजह से नहीं किया। सबसे पहले जो है ना जड़ आइडेंटिफाई करो। जड़ प्रमुख 3 हो सकती हैं। पहला लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है। अगर लैक ऑफ नॉलेज जो है वो जड़ है, आंसर देखने के बाद पता चल रहा है ये तो मुझे आता ही नहीं था, तो भैया अपना नॉलेज बेस बढ़ाओ। इसका मतलब है आपने सिलेबस ठीक से नहीं किया है, पहली चीज। अगर प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की है तो अपने मॉक्स बढ़ाओ, रिपीट करो उसको बार बार, अपने आप टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, कम जो है वो होता हुआ चला जाएगा। जैसे ही टाइम कम होगा, प्रेशर वाली सिचुएशन अपने आप कम होना जो है शुरू हो जाएगी। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आप मुझे लगता है फेस करते हैं वो है कॉन्टिन्यूटी। कंटिन्यू नहीं है तो कभी अच्छे नंबर बन रहे हैं, बीच में पॉज ले लेते हैं तो नंबर बनना बंद हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर अपनी कॉन्टिन्यूटी पे काम करो। क्लियर है? अभी मॉडल पेपर अविनाश आई थिंक नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। वैसे मैं आपको बताऊं, आपको इतना इंतजार करना भी नहीं चाहिए मॉडल पेपर का, क्योंकि सुपर मॉक जो है वो काफी है। बस नाम अगर मैं मॉडल पेपर दे दे रहा हूं उसको और उसको सेपरेटली करवा रहा हूं, एक्स्ट्रा क्लास है आपके लिए। लेकिन आप ये नहीं कहो या ये नहीं कह सकते कि अभी आप मॉडल पेपर कर नहीं रहे हो। अभी भी आप मॉडल पेपर कर रहे हो जो आपका आईबीपीएस पीओ और एसओ को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो जो हम 11 बजे कर रहे हैं वो एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है आपके एग्जामिनेशन का, वो तय कर देगा। बाकी मैं सोच रहा हूं एक कंसर्न है, वो मैं आई थिंक मंडे से शुरू कर पाऊं, यहां हो सकता है 1-2 दिन और डिले हो जाए, लेकिन एग्जाम से पहले करवा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बात हम करेंगे, कल हमने यूज टू खत्म किया था, आज हम करने जा रहे हैं मस्ट, ओट और शुड टू। कल इसकी शुरुआत मैंने कर दी थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, नेवर है, ऑलवेज है, ऐसे वर्ड्स कहां पर यूज होते हैं जब बात यूज टू की आती है। अभी देखो ये 2-3 सवाल आ रहे हैं, मैं उनका आंसर कर देता हूं वरना मन में रह जाएगा तुम्हारे। मेरे पास जब से नंबर्स आए हैं तब से लगभग 100+ मैसेजेस आ चुके हैं। और आपको मैं बता दूं, ये जो 100+ मैसेजेस जिन बच्चों के आए हैं, इनमें से ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर
को ऑलरेडी मैं पहले बात कर चुका हूं, या ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो लगभग 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे। कितने साल से कर रहे थे? 1 ईयर से जो है प्रिपरेशन कर रहे थे। ये ऐसे बच्चे हैं ज्यादातर बच्चे। तो आपको देखो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अगर आप बहुत ही पढ़ाकू किस्म के आदमी हो तो आपको 6 महीने से लेकर 1 साल में आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। 6 months to 1 year ऑफ प्रिपरेशन जो है एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। आप अगर इस कैटेगरी में आ रहे हो कि आप 2 महीने मॉक लगा रहे हो, 2 महीने एडिटोरियल लगा रहे हो, या फिर 3 महीने लगा रहे हो, या फिर हो सकता है 4 महीने लगा रहे हो, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप इससे कॉम्पीट कर लोगे जो 1 साल से तैयारी कर रहा है। कहने का मतलब है प्री में अगर आईबीपीएस की बात करें कि आप 28 स्कोर करने लग जाओगे, 27 स्कोर करने लग जाओगे, एसओ की बात करें तो आप 16 स्कोर करने लग जाओगे, 15। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिस उतनी नहीं है, अभी आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं आया है। तो आप अपने टाइम के साथ देखिए, जब आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं 2 महीने तक आपके मार्क्स जो हैं मॉक में 30% ही बनते हैं। कभी 30% आएंगे, कभी 25% आएंगे, कभी 35% आएंगे, लेकिन ये ग्राफ जो है धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। वो डिपेंड करेगा कि आप सीरियस कितना हो अपनी पढ़ाई के लिए और कितना समय जो है अपने कंटेंट को दे रहे हो। ये स्टेबल प्रोसेस है जो धीरे धीरे बढ़ता है। एकदम आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि उससे। कंपटीशन है भाई, इंडिया जैसे देश में कंपटीशन है तो कुछ तो लगता होगा ना उसमें। 2 महीने 3 महीने मॉक लगाकर अगर आप सोच रहे हो कि मैं भी उसी कैटेगरी में आ जाऊं, नंबर आने लग जाए, नहीं आएंगे, समय लगेगा थोड़ा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। टॉपिक पे आऊंगा सीधा अब। लेकिन यह बात तय है कि नंबर बनने शुरू हो जाते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। आपको बस ये देखना है कि आप टिक पाते हो तब तक या नहीं टिक पाते हो, या पहले इतने नेगेटिव हो जाते हो कि पढ़ने का ही मन नहीं करता। यहां पर मैंने तीनों मॉडल्स लिखे हुए हैं, मस्ट, ought to और शुड। इस बात को समझिएगा। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने कहा यू डैश फॉलो the traffic rules. You dash follow the traffic rules। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इन तीनों जो मॉडल्स लिखे हुए हैं, इन तीनों मॉडल्स में आप कौन सा मॉडल जो है इस जगह आप यूज कर पाएंगे। 16.5 नंबर हैं, 20 अटेम्प्ट किए थे। पटेल अच्छा है अगर 20 अटेम्प्ट किए थे, 16.5 नंबर। पढ़ो जरा इसको। यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर आपको क्या लगाना है, स्पेशली जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो आंसर दें जरा एक बार। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप जो है मस्ट की तरफ भागें, हो सकता है आप शुड की तरफ भागें। लेकिन यहां पर ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें आपका मस्ट भी सही है, इसमें आपका शुड भी सही है, और इसमें आपका ought to भी सही है। मैंने आपके सामने एक ऐसा सेंटेंस लिखा है जहां पर तीनों ही पॉसिबिलिटीज सही हैं, तीनों ही पॉसिबिलिटीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हां, हर बार जब हम एक मॉडल लगा रहे हैं, जब हम मस्ट लगा रहे हैं तो ये अलग मीनिंग दे रहा है, जब हम शुड लगा रहे हैं तो ये अलग मीनिंग दे रहा है, जब हम ought to लगा रहे हैं तब ये अलग मीनिंग दे रहा है। और इसीलिए मैंने इस सेंटेंस को लिखा है ताकि वो जो डिफरेंस है मीनिंग का वो मैं आपको समझा पाऊं कि एक्चुअल में यहां पर क्या कंसर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। देखो, अगर मैं यहां पर शुड यूज करने लग जाऊं, अगर मैं यहां पर शुड यूज करने लग जाऊं और कहूं यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो इसका मतलब है जो इस बात को कह रहा है, यानी जो इस बात का स्पीकर है वो कह रहा है यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। यू डिसाइड, मतलब डिसाइड कौन करेगा? तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें करने हैं या नहीं करने हैं। शुड हम तब यूज करते हैं
जब हम किसी सामने वाले बंदे के ऊपर छोड़ रहे होते हैं कि निर्णय लेने की ताकत उसके पास है, यानी निर्णय लेने की ताकत तुम्हारे पास है, तुम ले सकते हो निर्णय, और अगर ना चाहो तो ना भी लो तो कोई फर्क नहीं है। मतलब मेरा काम तो बताना है, मैंने बता दिया, मेरे हिसाब से तो ये सही है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अब तुम करोगे नहीं करोगे ये तुम डिसाइड करो। ये एक तरीके से चॉइस की तरह होता है, ठीक है। चॉइस कब होती है? कभी मान लीजिए आपका दोस्त आपके पास आता है और पूछता है कि यार शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। आप कहते हैं यू शुड इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे कह रहे हैं कि हाँ भाई लगाना ही पड़ेगा तेरे को, नहीं तो ऐसी तैसी कर दूंगा तेरी। आप उसे चॉइस दे रहे हो, हाँ लगा दो। तुम्हारा जो शुड है, जो तुम्हारी चॉइस है, वो तुम्हारे दोस्त के लिए एक एडवाइस की तरह काम कर रही है और तुम्हारे दोस्त के लिए एक सजेशन की तरह काम कर रही है। समझ रहे हो? तो अगर कोई कहता है यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो वो तुम्हें ये कह रहा है कि तुम डिसाइड कर लो, मेरा काम है बताना, तुम्हारी चॉइस है, मैं तो तुम्हें एडवाइस दे सकता हूं, मैं तो तुम्हें सजेशन दे सकता हूं। कर लोगे तो बढ़िया ही रहेगा, नहीं करोगे खराब तो रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा। तुम्हारा मन है, तुम देख लो, अपना खुद ही भुगत लेना, लेकिन मैं तुम पर कोई दबाव नहीं बना रहा हूं, मैं तुम्हें एक एडवाइस और एक सजेशन दे रहा हूं। ये ऐसा हम तब यूज करते हैं जब हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? शुड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? आई होप क्लियर हुआ होगा। प्राची, मैं आपको एक सजेशन दूंगा। आप 2025 में तैयारी कर रही हो, आप 2026 में तैयारी करो, डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। जब से बैच शुरू हुआ है ना, पकड़ लो। अगर आपने ढंग से 6 महीने तक बैच पकड़ा रहा, यूट्यूब की क्लासेस पकड़ी रही, 2025 आप छोड़ दो, ये साल जो है एंड होगा, उसके जनवरी फरवरी में ही आप एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया तैयार हो जाओगी, अगर आप कंसिस्टेंट पढ़ने वाली बच्ची हो तो। ठीक है, इसको देखो जरा, यहां पर क्या लगाएंगे? शुड। तो शुड अगर आपसे कोई कहता है, शुड का मतलब क्या है? शुड का मतलब है यू डिसाइड। जो स्पीकर है वो कह रहा है कि तुम डिसाइड कर लो। अब अगर कोई कहता है यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? मान लो ऐसा सिचुएशन हुआ होगा कि मान लो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें देखा कि तुम एक बाइक पे जा रहे थे, उसने तुम्हें देखा और तुमने देखा, तुम्हें देखकर उसने ध्यान दिया इस बात पर कि तुमने हेलमेट नहीं पहन रखा है। अब वो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारा बुरा तो चाहेगा नहीं, वो देख रहा है यार तुम बिना हेलमेट के जा रहे हो बाइक पे, कल को अगर निकल लिया ऊपर तो क्या होगा। तो वो तुम्हारे पास आता है और तुमसे ये कहता है यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। उसको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन वो तुम पे ये थोप नहीं सकता, इसीलिए वो तुमसे कह रहा है कि तुम डिसाइड कर लो, मेरी तो ये सलाह है, मेरा तो ये सजेशन है। तो ये क्या हो गया? चॉइस हो गया। अब मान लो सेम ही स्थिति ऐसी है कि इस बार तुम्हें जो है तुम्हारा दोस्त नहीं देख रहा, इस बार तुम्हें ट्रैफिक हवलदार देखता है, इस बार तुम्हें ट्रैफिक हवलदार देखता है, और ट्रैफिक हवलदार देखता है और कहता रहे ये तो बिना हेलमेट के जा रहा है। तो ट्रैफिक हवलदार जो है वो तुमसे ये नहीं कह पाएगा भैया तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारा मन है, हेलमेट पहनना है पहनो, नहीं पहनना मत पहनो, ऐसे थोड़ी ना कहेगा ट्रैफिक वाला। ट्रैफिक वाले का काम है वो ये मेक श्योर करेगा कि तुम्हें हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। यानी जब वो तुमसे कहेगा तो वो शुड यूज नहीं करेगा, वो वहां पर लगाएगा मस्ट यूज करेगा। क्या कहेगा? मस्ट यूज करेगा। जब हम मस्ट यूज करते हैं तो जो हमारा स्पीकर होता है वो कह रहा होता है कि भैया इट इज डिसाइडेड, ये जो मैं कह रहा हूं ना ये तो पहले से ही निर्धारित है, ऐसा होके ही रहेगा, तुम्हारी इसमें कोई चॉइस नहीं है, मैंने डिसाइड कर लिया, ऐसा होगा तो होगा, और अगर ऐसा नहीं करोगे, यहां पे तो चॉइस थी, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे क्या? परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिलेंगे, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो ऐसे जगह जहां पर हमारे पास चॉइस नहीं है, हमारा ऑब्लिगेशन है, या कोई चीज हमारे साथ ऑर्डर की तरह की जा रही है, हमें करना ही पड़ेगा, और अगर हम ना करें तो कल को हमें प्रॉब्लम हो सकती है। हम स्कूल में जाते थे तो टीचर्स हमसे कहते थे ना यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा, ये थोड़ी ना कहते थे चॉइस है तुम्हारी, यू शुड कम इन यूनिफॉर्म, ना, वो कहते थे यू मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, अगर नहीं आओगे तो कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा, तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो जब चॉइस वाला प्रावधान ही ना हो, बोलने वाला कह रहा हूं मैंने डिसाइड कर लिया, मैं तो ये काम करवा के ही मानूंगा, अब चाहे तुम इसका परिणाम का डर समझ लो, चाहे तुम इसे ऑर्डर समझ लो, चाहे तुम इसे अपनी मजबूरी समझ लो, जो भी समझ लो, लेकिन काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। बात समझ में आई है? ये जो है हमारा लॉजिक है।
किसका? मस्ट का लॉजिक है। अब मान लो कि तुम जो है, तुम्हें ट्रैफिक वाले ने देखा और ट्रैफिक वाला तुम्हारे पास आया, तुम्हारा चालान काटने लग गया कि निकालो 2000 का, 2000 रुपए निकालो। अब तुम उससे अड़ गए, तुमने कहा अरे हेलमेट पहनने पे 2000 का चालान क्या होता है, 500 रुपए का चालान है। वो कह रहा है 2000 का चालान है, तुम कह रहे हो 500 का चालान है। तो वो क्या करता है, अपनी ट्रैफिक रूल बुक लेके आता है जहां पे सारे ट्रैफिक के नियम लिखे हुए हैं, और वो तुम्हें ऐसे चिपकाता है और कहता है ये लो देखो कितने का चालान है, 2000 का चालान है। अब वो तुमसे तीसरी बार कहता है यू ought to follow the traffic rules। क्या कहता है? You ought to follow the traffic rules। जब हमें कानून, नियम, कानून हो गया, नियम हो गया, हमारी ड्यूटी, हमारी मोरालिटी, नैतिकता, जब हमें कोई काम अपने नैतिकता के आधार पर, कानूनन आधार पर, कोई नियम है उसके आधार पर, या हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके आधार पर करना पड़ता है, तो जब भी हमारे काम को हमारी ड्यूटी से जोड़ा जाता है, हमारे कानून से जोड़ा जाता है, हमारे हमारी मोरालिटी, नैतिकता से जोड़ा जाता है, तो वहां पर हम ought to जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। ought to का इस्तेमाल मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है। तो इसीलिए जो ought to से बने हुए सवाल हैं वो बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं आपको, और दो चार जो मिलते हैं वो मैं यहीं पर करवा दूंगा। मेन मुद्दा आपका होना चाहिए क्या, कि आप वहां पर सेंटेंस में मस्ट का यूज करेंगे या फिर आप सेंटेंस में शुड का यूज करेंगे। वो अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएं तो फिलर्स हो गए, जो आजकल नए क्वेश्चंस आते हैं एरर डिटेक्शन वाले, जहां पर 4-4 सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, वहां पर मॉडल के क्वेश्चन देखे जाते हैं। कभी कभी जेनेरिक एरर सेंटेंसेस में भी आप देखेंगे जो है मॉडल के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो इन सारी जगह जो है आपको सवाल देखने के लिए मिलते हैं। हम एक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, और याद रखिए हिंदी करके नहीं, जो मैंने आपको सिखाया है उसके आधार पर बताइएगा। चलिए, मैंने यहां पर 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। ये दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं आपको बेसिक डिफरेंस बता देंगे कि एग्जाम में मस्ट और शुड कैसे पूछा जाता है। मस्ट और शुड से जुड़े हुए क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जाते हैं वो आपको इन दोनों सवालों को देखकर पता चल जाएगा। जैसे पहला सवाल देखिए, यू डैश रिपोर्ट टू द ऑफिस ऑन टाइम। तुम्हें ऑफिस जो है समय पर आना चाहिए। हमें नहीं पता यहां पर मस्ट आएगा, शुड आएगा, लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे वो कह रहा है अगर नहीं पहुंचोगे तो तैयार हो जाओ टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक एक इडियम है, इसका मतलब होता है तैयार हो जाओ परिणाम भुगतने के लिए। टू बेयर कॉन्सिक्वेंसेस, क्या करने के लिए? परिणाम भुगतने के लिए जो है वो आप तैयार हो जाइए। टू बेयर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि तुम्हें समय पर पहुंचना चाहिए और अगर नहीं पहुंचोगे तो परिणाम भुगतना पड़ेगा, इसका मतलब है वो इंसान एक ऐसी पोजीशन पर है जहां पर वो तुम्हें ऑर्डर दे सकता है, शायद जहां पर वो काम तुम्हारे लिए ऑब्लिगेशन बनाया जा सकता है। तुम किसी ऑफिस में काम करते हो, ऑफिस का चपरासी थोड़ी ना कहेगा कल से समय पर आ जाना, नहीं तो म्यूजिक बजा दूंगा तुम्हारा, यहाँ म्यूजिक फेस करने के लिए तैयार रहना, कॉन्सिक्वेंसेस
बेयर करने के लिए। ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसकी अथॉरिटी है आपके ऊपर, ठीक है। तो यहां पर हमें पता है, बात हो रही है कि भैया जो बोलने वाला है वो खुद ही डिसाइड कर चुका है, वो आपको चॉइस नहीं दे रहा। चॉइस नहीं दे रहा तो आप क्या लगा दोगे, मस्ट जो है यहां पर आप लगाओगे, क्या लगाओगे, मस्ट जो है वो आप लगाओगे। वहीं अगर आप दूसरे सेंटेंस में देखोगे, यू डैश रिपोर्ट टू द ऑफिस ऑन टाइम इफ यू वांट टू, अगर तुम आना चाहते हो तो, अगर कोई तुम आना चाहते हो तो का मतलब क्या है, ये चॉइस दे रहा है, नहीं आना चाहते तो मत आना, लेकिन अगर आना चाहते हो तो आ जाना। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहां पर क्या यूज करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम जो है शुड का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी सिचुएशन में जो है हम किसका इस्तेमाल करेंगे, शुड जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। यू शुड रिपोर्ट टू द ऑफिस ऑन टाइम इफ यू वांट टू जो है इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहां पर हमें चॉइस जो है प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। एक सेंटेंस और देखते हैं, द सर्क्यूलर said that every individual should pay his taxes before July 31st in order to avoid penalty। ठीक, इस सेंटेंस को देखिए, द सर्कुलर सेड दैट एवरी इंडिविजुअल शुड पे हिज टैक्सेस बिफोर जुलाई 31 इन ऑर्डर टू अवॉइड पेनल्टी। अब देखो, आप जो है क्या कर रहे हो, आप जो है पढ़ रहे हो मॉडल, तो जब आप इस सेंटेंस को देखते हो आपका ध्यान बाकी सेंटेंस पे जा ही नहीं रहा, आपका दिमाग फिक्स्ड है मॉडल पर। लेकिन आप एक ऐसी सिचुएशन सोचो जब ये एग्जाम में आएगा, एग्जाम में तो नहीं पता आपको मॉडल से आ रहा है, आपके लिए तो एक कोई आम सेंटेंस की तरह है। ऐसे समय में ये पहचानना कि यार एरर जो है वो मॉडल से आ रहा है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब होता है, क्योंकि मॉडल कोई भी हो मीनिंग बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, और किसी भी मॉडल के साथ मीनिंग ऑलमोस्ट लमसम सेम ही आता है। तो आप देखोगे यहां पर भी जो है मीनिंग जो है वो एकदम आपको सेम दिखाई दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं और अगर वो एरर फॉर्म में आ गए, अगर इंप्रूवमेंट में आते हैं तो ऑप्शन देख के पता चल जाता है मॉडल का क्वेश्चन है, फिलर में आते हैं तो पता चल जाता है कि मॉडल का क्वेश्चन है। लेकिन अगर ये एरर फॉर्म में आ जाता है तो एरर को पहचानना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसे केस में आंखें और दिमाग दोनों खुले होने चाहिए। यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि जो इंडिविजुअल है, जो प्रत्येक इंडिविजुअल है, उसे अपने टैक्सेस जुलाई 31 से पहले पे कर देने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे वो ये भी कह रहा है कि अगर मान लो ये डेडलाइन मिस हो जाती है तो एक प्रावधान है पेनल्टी का। यानी यहां पर आपको झलक मिल रही है किसकी, कॉन्सिक्वेंस की। कॉन्सिक्वेंस का मतलब है परिणाम। आपको बस इतना याद रखना है, जहां पर आपको परिणाम की झलक मिलने लग जाए तो इसका मतलब है बात जो कही जा रही है ना वो अथॉरिटी से कही जा रही है, प्रेशर बनाकर कही जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप उसी वर्ड का इस्तेमाल करिए जो अथॉरिटी दिखाता है, और वो वर्ड है मस्ट। अब ऐसे चैप्टर में बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है, कंफ्यूज होने का एक कारण मैं बताऊं। कंफ्यूज होने का कारण है इनफॉर्मल इंग्लिश। इनफॉर्मल मतलब जो अनौपचारिक इंग्लिश है, जो हम बोलते हैं, जो हम जनरल किताबों में पढ़ते हैं, कभी कभी अखबारों में भी बड़ी इनफॉर्मल इंग्लिश आती है। तो ऐसी इनफॉर्मल इंग्लिश में क्या होता है, मस्ट और शुड में कोई भेदभाव ही नहीं किया जाता। जहां मस्ट लगाना होता है वहां शुड लगा देते हैं, जहां शुड लगाना होता है वहां मस्ट लगा देते हैं। कारण इसका यह है कि इनफॉर्मल इंग्लिश का उद्देश्य होता है कि सामने वाले को बात समझ में आनी चाहिए, सही बोल रहे हैं, ग्रामेटिकल सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पर मकसद है बात को पहुंचाना, तो वहां पर यह सब एक्सेप्टेड होता है। लेकिन जब हम फॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं, और जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो हमें इस चीज को लेके वेरी होना पड़ता है और हमें समझना पड़ता है कि यह सेंटेंस सुनने में कितना भी बढ़िया क्यों ना लग रहा हो, लेकिन कॉन्सेप्चुअली गलत है, और यहां पर आपको मस्ट जो है वो राइट आंसर देना पड़ेगा। क्लियर है, मस्ट जो है आपको राइट आंसर देना पड़ेगा।
क्लियर है? ओट टू नहीं आ सकता, ओट टू अभी भूल जाओ, अगले 15 मिनट तक ओट टू भूल जाओ, मैं आपको बताऊंगा ओट टू कहां लगता है, अभी ओट टू में तो दिमाग लगाओ ही मत आप। क्लियर है? चलो, अब अगर ये क्लियर हो गया है तो देखिए कुछ और क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इट इज माय humble advice that you dash start meditating at the earliest। ठीक है, इट इज माई हम्बल एडवाइस दैट यू डैश स्टार्ट मेडिटेटिंग एट द अर्लीस्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, जो बोलने वाला है वो खुद ही बोल रहा है कि ये जो बात मैं कह रहा हूं ना, ये बात मैं एडवाइस की तरह कह रहा हूं, सलाह की तरह कह रहा हूं, और अगर मैं इसको सलाह की तरह कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर मुझे शुड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? शुड। ये तो आप सबके समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और लिखूं, इट इज माई हम्बल एडवाइस दैट यू डैश स्टार्ट मेडिटेटिंग एट द अर्लीस्ट और यू मे फॉल इल, और यू मे फॉल इल। जरा मुझे बताइए कि ऐसी सिचुएशन में आप तो धर्म संकट में पड़ जाएंगे। धर्म संकट में क्यों पड़ जाएंगे? क्योंकि आप अगर इसकी मानेंगे तो आपको शुड लगाना है, और यू में फॉल इल नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। ये क्या है? ये कॉन्सिक्वेंस है। अगर आप कॉन्सिक्वेंस का मानोगे तो आपको दूसरी गड़बड़ मिल जाएगी यहां पर, तो यहां पर मस्ट लगाना पड़ेगा। तो याद रखेंगे, समझेंगे इस बात को। अगर सेंटेंस में यह बात क्लियरली स्टेट की गई है कि वो बात एक एडवाइस है, वो बात एक एडवाइस है, और ये बात क्लियरली लिखी गई है, तो हम उसी की बात मानेंगे जो चीज डायरेक्टली स्टेटेड है। जो डायरेक्टली स्टेटेड है या जो साफ साफ लिखी गई है, उसी के आधार पर मॉडल लगाएंगे हम। मॉडल जो है अपने इन्फ्रेंस पर नहीं लगाएंगे। इससे तो देखो हम समझ पा रहे हैं कि परिणाम है, लेकिन यहां तो उसने क्लियरली लिखा है ये एडवाइस है। तो अगर वहां पर क्लियरली स्टेटेड है, और क्या स्टेट होगा, या तो एडवाइस स्टेट होगा, या फिर सजेशन लिखा होगा, या फिर एडवाइस लिखा होगा, या फिर सजेस्टेड लिखा होगा, ऐसा कुछ भी लिखा है तो हमेशा उसी हिसाब से आंसर दीजिए। इसके ट्रैप में मत फंसिएगा, ठीक है? ये जो भी लिखा है वो लिखा रहने दीजिए। वहां पर आप क्या लगाएंगे? वहां पर आप जो है वो शुड ही लगाएंगे, शुड ही आएगा। क्लियर है? क्लियर है तो एक बार CL टाइप करके दो मुझे सारे के सारे। चलो, I dash wake up at 5 or I may miss the bus। चलिए आंसर दीजिए, आसान है। I dash wake up at 5 और I may miss the bus। I may miss the bus। मुझे 5 बजे उठना ही पड़ेगा। यहां तक मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या आएगा, लेकिन वो आगे कह रहा है कि अगर नहीं होता ऐसा तो ऐसा चांस है कि मेरी बस जो है वो छूट जाएगी। अगर मेरी बस छूट जाएगी तो ये क्या है? परिणाम है, कॉन्सिक्वेंस है। अगर ये कॉन्सिक्वेंस है तो यहां पर हमें मस्ट ही लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे आपको मस्ट में कॉन्सिक्वेंस की झलक दिखाई देगी, परिणाम की झलक दिखाई देगी, और जो शुड है उसमें आपको सजेशन की झलक, चॉइस की झलक जो है वो दिखाई देगी। तो जो मस्ट और शुड के क्वेश्चंस आते हैं ठीक ठाक होते हैं, आसान लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बड़े आसानी से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और टेक्निकल करते हैं इसको। मैंने कहा द बॉय
must go to the city to find some employment after he did his graduation last year. ये क्वेश्चन है. द बॉय मस्ट गो टू द सिटी टू फाइंड सम एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही डिड हिज ग्रेजुएशन लास्ट ईयर. द बॉय मस्ट गो टू द सिटी टू फाइंड सम एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही डिड हिज ग्रेजुएशन लास्ट ईयर. अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. जरा हमें समझना है. देखो क्या समझना है. पहले तो आप ये समझिए कि यहां पर कौन से समय की बात हो रही है. अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि ये जो लड़का है इसे शहर जाना पड़ा. कब जाना पड़ा? पहले समझते क्यों जाना पड़ा. रोजगार की तलाश में जाना पड़ा. अब सवाल है कब जाना पड़ा. जाना पड़ा कब? पिछले साल जाना पड़ा जब उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था. यानी ये जो बात हो रही है वो पास्ट की हो रही है. किसकी हो रही है? पास्ट की हो रही है. यानी ये जो काम हुआ है ये पास्ट में हुआ है. हम सब जानते हैं कि जब हम दूसरे मॉडल्स को देखते हैं, जैसे हम कैन को देखते हैं, जैसे हम विल को देखते हैं, जैसे हम मे को देखते हैं, ठीक है, तो हम सबको पता होता है कि इनके पास्ट फॉर्म्स होते हैं. कैन का पास्ट कुड होता है. प्रेजेंट की बात हो रही है तो कैन, फ्यूचर की हो रही है वो पास्ट की हो रही है कुड. विल का वुड होता है, मे का माइट होता है. लेकिन हमने कभी ग्रामर की किताब में मस्ट का पास्ट नहीं पढ़ा होता, क्योंकि बात तो पास्ट की हो रही है. हमें चाहिए मस्ट का पास्ट, लेकिन हमने मस्ट का पास्ट पढ़ा ही नहीं होता, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो याद रखो, जब बात पास्ट के बारे में हो रही हो तो वहां पर मस्ट का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है हैड टू. वो होता है क्या? हैड टू. तो यहां पर द बॉय मस्ट नहीं होना चाहिए, द बॉय हैड टू होना चाहिए. मैं आपको दो आसान सेंटेंस में इनके डिफरेंसेस बताता हूं. जब आप कहते हैं आई मस्ट फिनिश द होमवर्क, जब आप कहते हैं आई मस्ट फिनिश द होमवर्क, इसका मतलब है मुझे होमवर्क पूरा करना पड़ेगा. मुझे होमवर्क पूरा करना पड़ेगा. नहीं करूंगा तो शिकायत हो जाएगी, नहीं करूंगा तो पनिशमेंट मिल जाएगी. तो यानी ये जो बात हो रही है ना, प्रेजेंट के रेफरेंस में हो रही है या फ्यूचर के रेफरेंस में हो रही है. ठीक है, जब हम मस्ट यूज करते हैं तो या तो प्रेजेंट के रेफरेंस में या फ्यूचर के रेफरेंस में बात हो रही होती है कि मुझे अपना काम पूरा करना पड़ेगा. लेकिन अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, आई हैड टू फिनिश द होमवर्क, तो अब जो है कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट का नहीं है, अब ये कॉन्टेक्स्ट पास्ट का है. इसका मतलब है मुझे होमवर्क पूरा करना पड़ा था. मुझे होमवर्क पूरा करना पड़ा था. मुझे होमवर्क पूरा करना पड़ा था. मुझे होमवर्क पूरा करना पड़ेगा. पड़ा था, पड़ेगा. यानी पास्ट का रेफरेंस तो हैड टू, प्रेजेंट और फ्यूचर का रेफरेंस तो पास्ट. क्लियर है? तो यहां पर आप क्या लगाएंगे? यहां पर आप लगाएंगे क्या? हैड टू लगाएंगे. क्या लगाएंगे? हैड टू जो है वो लगाएंगे. क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं. The labor must work every day in spite of the fact that he was diagnosed with tuberculosis. The labor must work every day.
इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही वॉज डायग्नोस्ड विद ट्यूबरक्लोसिस। अब यहां पर सुनने में आपको ये सही लग रहा है कि लेबर को रोज काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप देखो ना ये समय कौन सा बोल रहा है, लेबर को रोज काम करना पड़ेगा इस तथ्य के बावजूद कि उसको डायग्नोस किया गया था ट्यूबरक्लोसिस के साथ। कब डायग्नोस किया गया था? पास्ट में किया गया था ना, तो इसको पास्ट में ही काम करना पड़ा होगा। ट्यूबरक्लोसिस के होने के बाद भी इसको काम करना पड़ा था। कब? पास्ट में। अगर पास्ट में काम करना पड़ा था तो यहां पर मस्ट नहीं आना चाहिए, यहां पर हैड टू आना चाहिए। यहां पर इसका मतलब है कि लेबर को काम करना पड़ा था, उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, उसके बाद भी उसे काम करना पड़ा था। यह इसका राइट आंसर है। आरआईके का क्वेश्चन है कि हैव के तो इसका मतलब यह है कि मस्ट के बदले हैव टू यूज कर सकते हैं कुछ सिचुएशंस में। कल के क्लास का मुद्दा हमारा यही है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर है तो एक बार सीएल दे दो यार टाइप करके जरा मुझे। आईबीपीएस क्लर्क में 13 मार्क्स आए हैं तो एएफओ तक इंप्रूव बहुत अच्छा इंप्रूव हो सकता है धीरज बेटा। अभी समय है। 13 नंबर अगर तुम्हारे 30 में से आए हैं तो तुम इतना बुरा नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट अगर तुम एसबीआई क्लर्क के उसके आईबीपीएस क्लर्क के अलावा एसबीआई क्लर्क भी देना चाहते हो तब तक भी तुम बहुत बढ़िया कर सकते हो। देखो जो बच्चा ना, असली दिक्कत में कौन सा बच्चा होता है? असली दिक्कत में वो बच्चा होता है जो बिलो 25% स्कोर कर रहा होता है कंसिस्टेंटली, रोज क्लास में 25% स्कोर कर रहा है उससे कम। यानी अगर 30 नंबर का पेपर है तो खतरे में वो बच्चा है जो 9 नंबर से कम ला रहा है, ठीक है, डेली उसके 9 से कम आ रहे हैं। तो उस बच्चे को यह समझना पड़ेगा कि अभी वो एग्जाम के लिए तैयार नहीं है, उसको कंसिस्टेंट कम से कम नहीं तो 80-90 डेज लगकर देने पड़ेंगे, तब जाके कहीं वो सोच पाएगा कि हाँ मैं तैयार हूं। लेकिन वो बच्चे जो मार्क्स लेकर आ रहे हैं लगभग 30% से 60% तक के, जिनके नंबर बन रहे हैं, जिनके 60 से ऊपर बन रहे हैं, उनको तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, वो तो लग जाएंगे। अगर ठीक से पढ़ते रहेंगे तो एग्जाम तक बहुत बढ़िया तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो 30 से 60% भी ला रहे हैं ना, वो भी अगर अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर लें तो बड़े आराम से वो निकाल सकते हैं। अगर वो ढंग से, अगर उनके एग्जामिनेशन में 1 महीना है, 1.25 महीना है, तो बहुत बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं एग्जाम को। ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। 30 में से 9 हो गया, 9 कितने परसेंट हो गए? 30 से 9 दे 27%। हाँ वही मान लो 8-9 नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, फिक्स फिगर नहीं है। क्लियर है? चलो 18-15 आते हैं तो बुरे नंबर नहीं है। ये सारा खेल प्रैक्टिस का है, ठीक है। जिसके 25% से कम आ रहे हैं ना, उसका मतलब ये है कि उसको नॉलेज में भी बहुत कमी है, उसका ज्ञान भी कमजोर है अभी। और जब तक ज्ञान पूरा नहीं करेगा तब तक तो बाकी चीजें होंगी नहीं। जब ज्ञान पूरा होगा तब जाके 30 में से 12, 13, 14 नंबर आएंगे। उसी तरह से जो एसओ की तैयारी करते हैं, 50 क्वेश्चन है, अगर आपके 50 में से कंसिस्टेंटली जो ये मानकर चलो आपके 12 नंबर से कम आ रहे हैं तो आप जो है तो आपके लिए मुश्किल की बात है। लेकिन अगर आप 12 से ऊपर उठ चुके हो और लेकर आ रहे हो नंबर 25-26 तक, मतलब 25-26 क्वेश्चन सही कर रहे हो 50 में से, तो आप बुरे नहीं हो, आप कर सकते हो, डिपेंड करता है। चलो अभी जो क्लियर है तो एक बार सीएल टाइप करो यार सारे के सारे। चलिए अब देखो ओट 2 समझते हैं। एग्जाम के नजर से देखो, आपको वैसे न्यूज़पेपर में इधर उधर तो बहुत जगह ओट 2 देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं एग्जाम की नजर से करूं तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला आपको ध्यान रखना है रिस्पेक्ट वर्ड का या रिस्पेक्ट वर्ब का। दूसरा आपको ध्यान रखना है अबाइड का। दूसरा आपको ध्यान रखना है किसका? अबाइड का। तीसरा आपको याद रखना है फॉलो। फॉलो का मतलब जब पालन करना होता है।
तो एबाइड का मतलब भी पालन करना होता है, रिस्पेक्ट का मतलब इज्जत करना होता है। तो ऐसी सिचुएशंस में अक्सर क्या होता है कि हम काम को अपनी नैतिकता से जोड़ रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा वी मस्ट या वी डैश एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वी डैश अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस अबाइड का मतलब पालन करना है। अगर हम किसी चीज का पालन कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम अपनी ड्यूटी की बात कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में प्राथमिकता जो है ओट टू को दी जाती है। हालांकि ये सवाल भी एग्जाम में देखे नहीं गए हैं पिछले 4-5 सालों से, लेकिन अगर कंपटीशन की बात करें तो आपको इन तीनों शब्दों को लेकर जो है थोड़ा सा फोकस रहना है। अगर ऑप्शन में ओट टू दिखाई दे रहा है तो आप जो है आंसर लगा सकते हैं। रेस्पेक्ट है, फॉलो है, अबाइड बाय है, तो आप बड़े आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि ये काम जो है आपकी ड्यूटी से, मॉरल ड्यूटी से जो है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर है तो एक बार सीएल टाइप करो। चलो आज मैं यार क्लास थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं। आई डोंट नो मेरा बैक दर्द कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो आज टॉपिक भी ये खत्म हो चुका है मस्ट शुड और ओट टू का। तो आज तो रैप कर रहा हूं, कल जो है आपको आधा घंटा ज़्यादा पढ़ाऊँ, 15 मिनट ज़्यादा पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलो क्लास यार रैप करते हैं अभी।